अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत गिरती चली जा रही है। कर्जों और अखराजात में तवाजुन हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता चला जा रहा है। हालत यहां तक आ पहुंची है कि अगर हम कर्जों का एक धेला भी अदा न करें तो भी मुल्क के अखराजात पूरे नहीं किए जा सकते। सिर्फ विफाक में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमों की पेंशनें और मौजूदा सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें, दिफा के अखराजात, सरकारी शोबे की कंपनियों के नुकसानात और नाम नहाद तरक्याती बजट जमा कर लें तो हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हमारी सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों को हर साल मुरम्मत और देखभाल की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि तरक्याती मंसूबों के लिए जो रकम बजट में मुख्तस दिखाई जाती है, अमली तौर पर इसी देखभाल पर ही खर्च हो जाती है। हमारे मुआशी निज़ाम में करप्शन अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि ज़रूरत से कहीं कम दस्तयाब वसाइल में से मफरूज़ा करप्शन सिफर भी कर दी जाए तो भी ये वसाइल नाकाफ़ी हैं। ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें हर साल कर्ज उठाना पड़ता है और कर्ज उतारने के लिए मज़ीद कर्ज उठाना पड़ता है। फिर इसके सूद दर सूद की अदायगी करते हुए हम ऐसी दलदल में धंसते जा रहे हैं जिसमें से निकलने की कोई तरकीब नज़र नहीं आती। यके बाद दीगरे हम सियासी जमातों को आजमा चुके, नतीजा हमेशा एक ही निकला कि जाने वालों ने आने वालों के रास्ते में कांटे बो दिए। मईशत और गवर्नेंस का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान की मौजूदा इंतज़ामी मशीनरी के साथ जैसी मईशत चल सकती है वैसे ही ढप्पे चल रही है। दुनिया भर का तजुर्बा है कि अगर मईशत को दुरुस्त करना है तो इससे पहले इंतज़ामी मशीनरी को ठीक करना होगा। ऐसे ब्यूरोक्रेट रियासती इदारों में लाने होंगे जो महज लाफजनी ही न करते हों बल्कि उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ और मुआशी मुश्किलात का दुरुस्त इदराक भी हो। पाकिस्तान बनने से आज तक हमने अंग्रेज़ के दिए हुए सरकारी निज़ाम में अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिगाड़ तो बहुत पैदा कर लिया, मगर मुल्की और मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक इसे ढाला नहीं। इस बेतुकी छेड़छाड़ का हासिल वसूल ये है कि अब इस निज़ाम में इतनी भी सकत नहीं रही कि सड़क पर एहतजाज करते हुए दर्जन भर अफराद से भी निमट सके, बिजली चोरी को रोक सके या ढंग से एक सड़क भी बना सके। दूसरी तरफ ताकत के इस्तेमाल में ये इतना बेखौफ है कि कराची में 400 बंदे मारकर भी एक पुलिस वाला पुलिस ही की हिफाजत में रहता है। साहिवाल में बच्चों के सामने माँ बाप को गोलियों से भून देने वाले भी निज़ाम की भूल भुलैयों में बच निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। इस निज़ाम को दुरुस्त करने के दावे हमने हर सियासी जमात के कायदीन के दहन-हाय मुबारक से हज़ारों बार सुने हैं, मगर हमारे कायदीन भी इतने नालायक हैं कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो उन्हें यही निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम दिखने लगता है। मईशत और गवर्नेंस एक सियासी निज़ाम की ज़िमनी पैदावार कहलाते हैं। अगर सियासत में खराबी दर आए तो ये मुमकिन नहीं कि मईशत और गवर्नेंस इससे महफूज रहें। वैसे तो ये दुनिया भर में हुआ है कि सियासी क़यादत का मेयार निचले तरीन दर्जे को छू रहा है, मगर हमारा हाल इससे भी कुछ सवा है। हमारे लीडर गरीब तरीन की बात करते हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की तरह रहना पसंद करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बड़े लोग अमीर से अमीर तर होते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ सियासी कुव्वत आइन की मंशा के खिलाफ चंद हाथों में मुर्तकिज़ होती चली जा रही है। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान में अमली तौर पर कोई बल्दियाती इदारा काम नहीं कर रहा। मैं ये बात इसके बावजूद कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल करवाए। पाकिस्तान जैसे 22 करोड़ आबादी की तकदीर सेनेट और असम्बलियों के 1170 अफराद के हाथों में, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये अफराद कैसे मुंतखब हुए हैं और आइंदा भी कैसे मुंतखब होंगे। और अगर इन अफराद को हिलाने जुलाने वाली दीदा और नादीदा डोरियों को देखें तो वो महज 5-6 अफराद के हाथों में है। अब ज़रा नज़र डालिए हमारे रहबरों के पसंदीदा मुल्क बरतानिया उज़्मा पर। इस मुल्क में मजमूई तौर पर 23,000 लोग इलेक्शन जीतकर मकामी कौंसिल से लेकर वज़ीर आज़म तक की नशिस्तें पुर करते हैं। बरतानिया की मौजूदा आबादी को इन मुंतखब नुमाइंदों की तादाद पर तकसीम करें तो पता चलता है कि हर 3,550 लोगों पर एक मुंतखब नुमाइंदा रियासती इदारों में काम कर रहा है।
اب ذرا دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے سیاسی نظام پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ اس ملک میں نیچے سے اوپر تک 5,19,682 منتخب نمائندے ریاستی اداروں میں نیچے سے اوپر تک لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں۔ امریکہ میں منتخب نمائندے اور آبادی کا تناسب نکالا جائے تو ہر 641 لوگوں پر ایک نمائندہ منتخب ہوتا ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کو منتخب نمائندوں کی تعداد پر تقسیم کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1,88,000 لوگوں کے لیے صرف ایک منتخب آدمی ہے۔ یہ اعداد و شمار دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سیاسی قوت کا ارتکاز کسے کہتے ہیں اور جمہوریت کس چڑیا کا نام ہے۔ جس طرح پیسے کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا برا ہے، بالکل اسی طرح سیاسی قوت کا چند ہاتھوں میں مرتکز ہونا قوم کی تباہی ہے۔ پیسے کا ارتکاز اگر معیشت کی قابل نفرت شکل ہے تو طاقت کا ارتکاز جمہوریت کی غلیظ ترین شکل ہے۔ دنیا کے جن ملکوں میں سیاسی قوت نیچے تک تقسیم ہوتی ہے وہاں سیاسی استحکام بھی رہتا ہے۔ چونکہ پاکستان کی چند ہاتھوں میں مرتکز جمہوریت کی وجہ سے ہر وہ شخص جو سیاسی عزائم رکھتا ہے اس کے سامنے سوائے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی جیسے بڑے حلقوں میں کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا ہر متحرک سیاسی کارکن کبھی بنام مذہب توڑ پھوڑ پر اتر آتا ہے تو کبھی بنام وطن بدماشی کرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ملک کو سیاسی طور پر منظم کرنا ہے تو اس کے لیے طاقتور بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے تاکہ ریاستی نظام میں نئے لوگوں کی گنجائش پیدا ہو۔ اگر کوئی موجودہ سیاستدانوں سے نظام میں اس طرح کی کسی بہتری کی توقع لگائے بیٹھا ہے تو اس پر ہنسنے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے تو اب تک کر چکے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح بزوال معیشت، گورننس اور سیاست کو درست کیسے کیا جائے؟ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسلسل زوال کی وجہ سے اب ہمارا قومی وجود بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔ یہ بالکل جنگ کی سی صورتحال ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں وہی کرنا ہوگا جو دوسری جنگ عظیم کے موقع پر برطانیہ کے مدبروں نے کیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم چیمبرلین نے استعفیٰ دے دیا تھا اور چرچل کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر وزیر اعظم چن لیا تھا۔ چرچل کے بدترین مخالف اور اس وقت کے قائد حزب اختلاف کلیمنٹ ایٹلی نے ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا تھا اور چیمبرلین بھی چرچل کے نائب کی حیثیت میں کام کرنے لگا تھا۔ ہمارے سیاستدان بھی اگر دل بڑا کر کے کچھ عرصے کے لیے کسی کو چرچل جیسی حیثیت دے دیں تو شاید اس ملک کا بھلا ہو جائے۔ عوام تو ہر طرح کی قربانی اس ملک کے لیے دیتے ہی آئے ہیں، اب ذرا ہمارے لیڈر بھی اپنی انا کی قربانی دے ڈالیں تو شاید کچھ عرصے بعد یہ ملک دوبارہ اس قابل ہو جائے کہ ان کے بچے اسے پھر سے برباد کر سکیں۔